अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो एपिसोड 46 के साथ मैं आ चुकी हूँ। नावल रूह नशीं राइटर असमा मिर्ज़ा नॉवेल्स। तो आज की किस्त बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी कह सकते हैं और मज़ेदार भी कह सकते हैं। तो जल्दी से हर काम छोड़ दीजिए और पहले किस्त सुन और पढ़ लीजिए और बताइएगा कैसी लगी। तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये नावल ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाएगा, बस इसकी थोड़ी सी एपिसोड्स ही रह गई हैं। तो इसे मैं जल्दी एंडिंग कर दूँगी और नई स्टोरी ले आऊँगी। तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। अब कोई भी नावल इतना लेंथी नहीं जाएगा, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही लॉन्ग होगा। तो अभी चलते हैं हम किसकी तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। खुंजा की वादियों और पहाड़ों पर रात होते ही कहरनाक ठंड उतरने लगी। अंधेरा चारों सू फैल रहा था। आसमान पर चमकते सितारे, दमकता आधा चांद, उसकी मध्यम रोशनी भी रास्तों की उलझनें और मौसम की सख्ती कम करने में नाकाम हो रही थी। चरिंद परिंद, जानवर, हशरात सब अपनी अपनी गुफाओं में घुसे थे। हर सू हू का आलम था। हम बात कर सकते हैं कैप्टन। ठंड की शिद्दत बढ़ने और रात होते ही फैलती धुंध के सबब अलमान सियाल ने अपने लोगों को कुछ देर रुक जाने की ताकीद की। बाबा सरकार का इलाका शुरू हो चुका था, जबकि आसपास के इलाकों से टारगेट पर मौजूद इलाके के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का काम भी पूरा हो चुका था। असद के जख्मों की मरहम पट्टी सिपाही ने कर दी, मगर सर और जबड़े का जख्म अब भी इसे शदीद दर्द दे रहा था। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा अजियत का बाइस अलमान सियाल की संजीदगी और सर्द महरी थी। वो अपने होते हुए किसी टीम मेंबर पर आंच भी नहीं आने देता था। तभी अफसरदा था। अलमान ने अपने कब से बुलंद होती पुकार पर पलट कर असद को इस्तफामिया नज़रों से देखा। नहीं, तुम एक प्रोफेशनल आदमी हो असद, हमेशा तुम्हें गलतियों से बगैर कदम उठाते देखा। लेकिन आज का तुम्हारा ब्लंडर ना सिर्फ तुम्हारी जान पर बनता, बल्कि हम सब इस मिशन में भी बुरी तरह नाकाम हो जाते। हमारे इस फ़र्ज़ के बीच ना गलती की गुंजाइश है, ना भूल की। जाकर आराम करो, हमें आधे घंटे तक अपना आखिरी सफ़र शुरू करना है। अलमान की नाराज़गी अभी सख्त थी, तभी असद ने भी मज़ीद कोई बहस ना की। जबकि बाबा सरकार के अड्डे पर जब इसे अपनी चाल के नाकाम होने की इत्तला मिली, तो वह फंकारता हुआ यहाँ वहाँ चक्कर काटता अपने लोगों को शूनत भरी निगाहों से घूरा। तुम लोगों से एक काम भी ढंग से ना हुआ, ना इस कैप्टन को दबोच सके, ना माल बचा। जानते भी हो न्याजी के हमें 70 करोड़ का बैठे बैठे वो हरामज़ादा टीका लगाकर हाथों से निकल गया। बाबा सरकार की आंखें सुर्ख, जबकि जिस्म से नादीदा आग लपक रही थी। जबकि उसके सामने खड़े उसके लोग शर्मिंदा और पशेमान होकर खौफ दबाने के बीच नज़रें झुका गए। बाबा सरकार उसके सबसे खास साथी था, खुद बोझ लिया गया था और उसके बदले कैप्टन की मांग भी की मेरे लोगों ने। पर वो ऐन वक्त पर ना सिर्फ मुकर गया, बल्कि मेरे सारे लोग और सिपा सलार को भी दर्दनाक मौत मारी। वो लोग पल पल हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, अगर बर वक्त कुछ ना किया तो सब तबाह हो जाएगा। वो आदमी काफ़ी डरा हुआ था, जबकि बाबा सरकार ने गहरे गहरे सांस लिए। सर्द मौसम में भी खौफ के सबब तर होते चेहरे को हथेलियों से रगड़ा। अलमान सियाल का खौफ इस छठे बदमाश के जिस्म पर लर्जा तारी किए हुए था। आंखों में हैबतनाक खौफ था। अब कुछ नहीं हो सकता, अब सिर्फ मुकाबला होगा। अदा हील की बाजियाबी के लिए हम सबको भी मरना पड़ा, हम करेंगे। अपने इस नेक मकसद में शहीद होकर जन्नत पाएंगे। आने दो उसको, बहुत यहाँ आने पर पछताएगा। उसके वेलकम की तैयारी करो जहांगीर खान। पता लगना चाहिए कि बाबा सरकार ने किसी की मेहमान नवाजी की है। बाबा सरकार की आंखों में हबासत और कमीनगी उतरी, जबकि उसके मकरू हुक्म पर उसके लोग फौरी इस बोसीदा दीवारों वाले अड्डे नुमा गोदाम से बाहर चले गए। जबकि बाबा सरकार नामी इस आदमी के होंठों पर शरत बार मुस्कुराहट जगी। जीनू के साथ डिनर की, इसमें कुछ घंटे की ड्राइविंग के सबब हिम्मत ना रही। जबकि वो वापसी पर जीनिश के लिए बहुत खूबसूरत गिफ्ट ज़रूर ले चुका था। जबकि इस वक्त इतनी बॉडी में कुव्वत ना थी कि वो हॉस्पिटल जाता, सो गाड़ी का रुख अंसारी हवेली ही की जानिब किया। वापस घर पहुंचा तो लान में ही चाचू इस्तराब के संग चक्कर काटते दिखाई दिए। तो उनकी बेचैनी को मद्देनज़र रखते वो खुद ही अंदरूनी जानिब जाने के बजाय पुरवकार चाल के संग उनकी तरफ बढ़ा। बाबा जेल में कैसे पहुँचे ओजान? तलाल की बेचैनी कह लें या खुशी। ओजान शर अंगेज़ मुस्सा मुस्कुराया, जबकि तलाल उसे देखते बेताबी से उसकी ओर लपके। तेज़ हवा में खींच कर सांस लिए, हवा से बिखरते बालों में हाथ फेरते ओजान ने महजूज निगाह से चाचू को देखा। जैसे भी पहुँचे नाकाम आशिक साहब, आप इंजॉय करें, क्यों तहकीक में पढ़कर मज़ा किरकिरा कर रहे हैं? ओजान उनको बताने के मूड में ना था, तभी वो मज़ीद इसरार ना कर सके। जानते थे इस सरफिरे का इनकार तब तक इनकार था जब तक वो चाहता। हराफाती इंसान हो कसम से। तुम क्या हुआ है, तबीयत डाउन है क्या? चाचू तक उसके खूबसूरत चेहरे पर रकम नासाजी के गहरे साए बाम गए तो वो नज़र चुरा गया। नहीं, परफेक्टली फ़ाइन हूँ, आए अंदर, काफ़ी ठंडी हो रही है।
वो नज़रें और बात दोनों टालता वापस पलटा तो तलाल ने भी चारों ना चार कदम पीछे बढ़ाए। अंदर पहुंचे तो ध्यान आई जान के साथ किचन में उनकी हेल्प करवा रहा था, जबकि सादिया भी डिनर के इख्तितामी मराहिल देखने में लगी थी। जबकि ज़ीनत भी अज़ान ही की मुंतज़िर थी, लेकिन उसको देखकर वो बाम गई कि वो कुछ अच्छी हालत में नहीं है। उसकी डूबी डूबी आंखें देखे ज़ीनू के दिल को तकलीफ़ हुई, पर वो सबके साथ जैसे घुल मिल गया। इस पर ज़ीनू भी उसके इन खुद पर दिए टार्चर्स को बर्दाश्त करती रही। गहरे जामनी रंग के छोटे छोटे वाइट डॉट्स वाली प्रिंट वाली गर्म गाउन शर्ट तले तंग पजामा पहने, ब्लॉक हील्स में पैर मुकीद किए, शानों के गिर्द छाल ओढ़े, वो अजान को सादा सी होकर भी काफ़ी खूबसूरत लगी कि उजान सबके बीच बैठा भी अपनी आंखों को बार बार जीनिश पर ठहरने से रोक ना पाता। गहरी निगाहों से उसके दमकते सरापे का जायज़ा लिया, जबकि जीनू इसकी नज़रों की तपिश और तवज्जो महसूस किए बेसाख्ता मुस्तरब हुई। सबके बीच बैठना मुहाल हुआ। अजान सबके बीच जिस दिक्कत से कुछ देर लाउंज में बैठा वही जानता था। उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी, तभी जल्दी डिनर से पहले ही कुछ आराम का कहे रूम में चला गया। और जब जीनू इससे डिनर के लिए जाने का पूछने गई ताकि वो बताए तो वो तैयार हो, तो वो जान को बिना चेंज किए बेड पर औंधा लेटे देखकर वो फिक्रमंदी से दरवाज़ा बंद किए उसके करीब आई। पास बैठे झुककर उजान के बालों में हाथ फेरा और फरेफ्ता निगाहों से उजान दाइब के चेहरे को तकते निगाहों के ज़रिए रूह कल्ब में बसाने लगी। उजान का चेहरा तबीज़ मुलायम मैट्रेस से जुड़ा और बाकायदा दबा था। उसके यूँ सीने के बल औंधे लेटे होने पर वो मुस्कुराई। रोज़ान आप ठीक हैं, हमने तो डिनर पर जाना था, लेकिन मुझे लगता है आप फिर से डाउन हो गए। जिनिश का दिल से यूं निढाल देखे कब कब आया, जो शाम से रात तो घूम आया पर अब पूरा जिस्म दर्द में मुब्तला था। बॉडी पेन है, ये एक दिन रहेगा जिनिश, आई एम सॉरी, डिनर पर तो नहीं जा सकूँगा। वो बंद आँखें किए ही बहुत आहिस्ता बोला, जिस पर वो परेशानी से उजान की तरफ ज़रा झुके हथेली उसकी गर्दन से जोड़े जायज़ा लेने लगी। वो हार तो नहीं था, पर वो बिल्कुल निढाल हुआ आंखें बंद किए हुए था। इट्स ओके, कोई बात नहीं, वैसे भी आई जान ने बहुत यमी खाना बनवाया है और मैंने आपके लिए स्पेशल चाइनीज़ राइस बनाए हैं, हल्के फुल्के आपको सूट करेंगे। अगर आपको कुछ और खाना है तो बताएं। जीनू जिस तरह प्यार से अपनी मुलायम उंगलियों की पोरों से कभी उसके सर के बाल कभी चेहरे के हदोहाल छू रही थी, वो अजान को सुकून दे रहा था। वो उसकी फ़िक्र पर ना सिर्फ मुस्कुराया बल्कि करवट सीधी किए लेटा और सर तले हाथ बढ़ाकर सर के बराबर बड़ा तकिया खींच कर रखा और जीनिश को मुस्तकिल और बेहद नज़रों में बसाए देखा, जो इससे ज़्यादा देर आई कांटेक्ट ना रख पाते, या नज़र झुका लेती या चुरा लेती। मैं तो नाराज़ हूँ तुमसे, फिर क्यों नखरे उठवाऊँ, और क्यों उठाओगी तुम मेरे लाड नाराज़ होने पर खुश होकर। अज़ान ने बारी लहजे में हफीफ सी जलन भरे उसको शाम वाली खुशी और नाराज़गी वाला मामला याद दिलाया, तो वो अपनी शाम वाली हरकत पर इतनी गुर्बत में अंजाम की परवाह किए बिना खिलखिलाई। वो तो मैं आपको तंग कर रही थी, आप नाराज़ होंगे तो कुछ देर आपकी छिछोरी हरकतों से जान छूटेगी मेरी। बिना अज़ान को तके ही वो उसकी दाढ़ी के बाल उंगली की पोर से छुए। वो भैम सा बोली, जबकि उसका वही हाथ पकड़े अज़ान ने उसकी उंगलियों की पोरों को जब बेहूदी से चूमा, तो जीनिश ने बेइरादा सहम कर अपनी आंखें अज़ान की मोहब्बत पाश निगाहों से मिलाईं। वहाँ मोहब्बत का ठाटे मारता समंदर मौजूद था, जो जीनिश की धड़कनें मुंतशिर कर गुजरा। तुम्हें वाकई लगता है उजान छिछोरा है? वो उसके ज़रा कर्ब में लिपटे सवाल पर फौरी संजीदा हुई, बल्कि खौफज़दा। नहीं, ये भी मजाक था। उजान, आप एक बार हॉस्पिटल चेकअप करवा लेना, आपकी तबीयत फिर से बिगड़ रही है, मुझे आप ऐसे बिस्तर पकड़ कर लेटे नहीं पसंद। उसकी जानलेवा नज़रों से बचने को वो बौखलाकर बात तो बदल गई, पर वो उसकी बाजू जकड़ कर अपनी सिमत खींचे वहीं बैठे बैठे ऊँट पर झुकाकर ज़हनिश की धड़कनें मुंतशिर कर गया। यानी वैसे पसंद हूँ? वो उसके सवाल के तासुब में जकड़ी। दिल चाहा कह दे उसे कि जिस्म में रूह की तरह बसता है और दिल में धड़कन की तरह, पर उसकी शख्सियत के बावकार रोब, उसकी बहुत महमूर खुशबू के तिलिस्म के आगे वो कुछ बोलना तो दूर सांस लेना भी भूल जाती। नहीं, फौरी मकानी तौर पर नफ़ी में गर्दन हिलाई, जिस पर उजान ने जब गहरा सांस लिया तो उसकी सांस की हिद्दत जीनिश के होंठों और गाल तक पहुंची, पर वो इसे फौरी आज़ाद करता इसके पास से ज़रा परे सरकता करवट बदल गया। जीनिश के दिल को किसी ने मुट्ठी में लिया। जाओ यहाँ से, वो इसे छूने का सोच रही थी। ओजान की सर्द आवाज़ पर डुबडुबाई आंखों से अपना हाथ पीछे खींच गई। मेरा गिफ्ट। वो उसके पास से दूर जाना तो दूर हटने पर भी आमादा ना थी। ओजान ने आंखें मूंद लीं और तकिया खींचकर सर के ऊपर दबाया, जिस पर वो खड़ी हुई, और झटके से तकिया उजान से झपटा। वो दूसरा सर पर दबा गया और एक एक करके जब जीनिश ने सारे तकिए छीने तो वो गुस्से से करवट बदले लेटा। क्या तकलीफ़ है आपको? मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? जीनू ने उसकी घूरती नज़रों के असर से दबे बिना बावाज़े बुलंद जताया, जिस पर वो कुछ देर यूं ही लेटे से देखता रहा और फिर बेड से उतरे। ठीक जीनिश के रूबरू अनजमा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ओजान दाइब तुमसे नाराज़ हो चुका है और जब तक तुम मनाती नहीं, ना गिफ्ट मिलेगा ना डिनर।
मनाना तो तुम चाहोगी नहीं, छिछोरे अज़ान से तुम्हें डर लगता है, तो फिर कमरे से निकाल दो मुझे ताकि चला जाऊँ यहाँ से। वो बदलिहाजी से अपनी हफ़की दबाता अपने नाराज़ होने का प्रचार करता, जैकेट उतार कर मैट्रेस पर पूरी कुव्वत से मारे। इससे पहले कमरे से नंगे पैर ही निकलता, वो राह में आई और अज़ान की तवाना बाजू भी दबोची। जा कहाँ रहे हैं? ज़ीनिश के चेहरे की रंगत सफ़ेद पड़ी। तुम्हारे वाले रूम में, ज़ान ने बरहमी से कहते ज़ीनू के मुलायम हाथ की गिरफ्त से अपनी बाजू छुड़वाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं प्यार करती हूँ आपसे अज़ान। ज़ीनू ने बेइरादा जो कहा, इस पर उज़ान के कदम थमे, जबकि वो होंठों पर रेंगती रसीली मुस्कुराहट दबाए इसी गरूर और नाराज़गी को हनूज़ अयां किए पलटा। क्या कहा सुनाई नहीं दिया। ओज़ान की सुलगाने की कोशिश पर ही वो तिल मिलाई। मैं आपसे नफ़रत नहीं करती, ये कहा मैंने। ज़ीनिश ने फ़ौरी हल्क तर्क करते जैसे बयान बदला। ओज़ान सरता पैर घूमा, दिल चाहा इस लड़की का गला दबा दे। सेम टू यू, गुड नाइट। खबरदार अगर तुमने या किसी ने मुझे डिनर के लिए जगाने की कोशिश की। नहायत गुस्से से कहे वो कमरे से जैसे आंधी बना निकला और दरवाज़ा पटक कर गया। खुद जीनू ने खौफजदा नज़रों से दरवाजे को घूरा, अपने होंठों पर दोनों हथेलियां खौफजदा होते जमाई। ये क्या करने लगी थी तुम जीनू? मरने का बहुत शौक है तुम्हें। शुक्र है उनको सुनाई नहीं दिया, वरना अभी मेरे करीब आकर मेरा कत्ल कर चुके होते। या अल्लाह, ये नाराज़ ही अच्छे हैं, लेकिन आप मुझसे खफा तो नहीं होंगे ना? क्या करूं? ज़ीनिश के ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। बड़ी मुश्किल से सांस इस्तवार किए वो कमरे से ना सिर्फ निकली, बल्कि डर के मारे पलटी भी नहीं। सब ने डिनर पर रोज़ान की कमी महसूस की, मगर जीनू ने उसके रेस्ट करने का बहाना किया। खुद थोड़ा सा गुजारे लायक खाना खाया, आईजान और सादिया के साथ मिलकर किचन समेटा, और फिर जब सुकून ना मिला तो ओज़ान के लिए खाने की ट्रे बनाए। कमरे की तरफ बढ़ने को सीढ़ियाँ चढ़ी। ओज़ान दाइब की हर तकलीफ़ तो इस बावली के इजहार ने ही ख़त्म कर दी। उसके बेड पर सिमट कर करवट पर लेटा, वो हाथ सीने पर लपेटे दबा दबा मुस्कुरा ही रहा था, जब दरवाजे पर होती दस्तक पर चेहरा स्पॉट भी किया और आंखें भी ड्रामाई तौर पर फ़ौरन बंद कर लीं। जीनिश ने अंदर दाखिल होते दरवाज़ा पैर से बंद किया और ट्रे लाकर इस छोटे से मेज़ पर रखी, और उदास सा मुस्कुरा कर करवट पर लेटे इस जानलेवा शख्स को देखा। उसके पास आई और ज़रा झुकी ताकि उसके जागे या सोने होने का यकीन करे, मगर आज तो माहिर कमेलियन ने पलकों को भी साकिन कर दिया था ताकि जीनू को लगे वो वाकई सो रहा है। रूठ कर कितने प्यारे लगते हैं आप। दबी से सरगोशी किए वो उसके पास पहलू में जाकर बैठी ताकि उसका वजी खूबसूरत चेहरा देख सके। मैं कह तो दूँ कि मोहब्बत करती हूँ, फिर आगे का सोच कर दिल डरता है। वो सब खूबसूरत होगा आपकी तरह, लेकिन मैं यहीं पर रुक कर आपके इन रूठने और मान जाने के खूबसूरत रवैये परखना चाहती हूँ। आज आपकी पलकें साकिन हैं, मैं आपको छू सकती हूँ। नहीं ज़ीनू, इस दिन भी तो साकिन थी जब उनके पास सोई जागी थी। ये अभी भी जाग रहे हुए तो वो उसे जो दिल में कहना था वो सरगोशियों में बोलकर वैसे ही वो जान के लिए मज़ीद खुद पर काबू रखना दुश्वार कर रही थी। उसका दिल चाह खींच कर इस जायज़ हो जाते सुकून जैसी लड़की को अपनी हर हदूद तक ले जाए, खुद में उसकी खुशबू उतार ले। इसे कैसे कहूँ मैं नहीं जाग रहा? इसे कैसे कहूँ कि इसके खुद करीब आने के लिए मुंतज़िर हूँ? अज़ान ताइब बहुत मजबूत एसाब वाला था, लेकिन ज़ीनिश के मामले में उसकी तलब हर लम्हा बढ़ती जा रही थी। मैंने आप जैसा खूबसूरत इंसान पहले कभी नहीं देखा। कोई इतना पुरकशिश कैसे हो सकता है? आपकी नफ़रत देखी, इसमें भी कशिश थी। अब आपके मेरे करीब आने में भी कितना सुकून है, और बता नहीं सकती। वो लम्हा जब पहली बार आपने मुझे, मैं इसकी खूबसूरती ज़ुबान पर लाना ही नहीं चाहती, कहीं कमी ना कर दूँ। आपकी आंखें, इनमें पूरी दुनिया समा सकती है। मुझे छूते हुए आपके ये हाथ, किसी के हाथ का लम्स इतना कवि भी हो सकता है? नामुमकिन। वो उसके सीने पर बंधे बाजू नरमी से खोलती जैसे उसका हाथ पकड़े उजान की हथेली अपनी गाल से जोड़े। दीवानगी से मुस्काई वो लड़की खीर जब्त आजमा रही थी। फिर उसी हथेली पर जब अपने नर्म होंठों की मेहर बख्शी, वो जान के दिल को सरूर बख्श गई। ऐसे मोहब्बत भरे लम्स इस शख्स की कमज़ोरी थे। उसके हाथ की उंगलियों की पूरों को अपने होंठों से छूती उसकी ये अटकेलियाँ अगर वो वाकिस होकर मिस कर देता तो शायद अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खसारा पाता। आपका नाम इतना खूबसूरत है कि मुझे मोहब्बत हुई ही इस नाम से थी। आप पर कितना सजता है ये ओज़ान, माशाअल्लाह। मैं सोचती हूँ आपकी सारी ज़िंदगी कैसे संभालूंगी। आपको रोज़ नज़र लग जाया करेगी। मुझे सुर्ख मिर्चों की पूरी बोरी पास रखनी होगी, वार दिया करूँगी रोज़। वो मन ही मन में गुम थी और उसे खबर ही ना थी। वो उसकी सरगोशियाँ बड़ी रग़बत से सुन रहा है, उस पर आशिक हो रहा है। फ़रिश्ता तो पहले ही है, अब इसको खुद में तफसीली उतारने के मंसूबे तरतीब दिए जा रहे हैं। फिर आपका ये दिल जब जब आपके गले लगती हूँ, लगता है ये पूरी दुनिया जीनू की है। जैसे आपके अंदर जो भी है वो मेरा है, दिल, रूह, हड्डियाँ तक, खून भी, वेंस भी। उसकी इस सरगोशी पर वो बड़ी मुश्किल से मुस्कुराहट का गला घोंट सका, वरना भांडा फूट जाता। बॉडी भी
बॉडी में तो और भी बहुत कुछ होता ज़ीनू। छी छी, नो, अच्छी वाली हर चीज़ ज़ीनू की है। ओज़ान का ज़ब्त तब वाक़ई उसका कहकहा तोड़ने पर था। या अल्लाह मुझे सब्र व बर्दाश्त दें। ओज़ान का दिल आह कर उठा जबकि ज़ीनू उसकी मुलायम पेशानी पर उँगली की पोर फेरे, उसके नाक पर उसकी रुखसार जहाँ दाढ़ी की लाइन थी, फिर वहाँ से उँगली की पोर उसके कान की ओर से गर्दन तक ले जाकर रुकी। ज़ीनू की आंखों में शरारत जगी। सोते में कितने शरीफ लग रहे और जागते में पूरे शर, पूरी आफत। कितने वो हैं, भला ऐसे कौन करता। बीमारी में भी चैन नहीं मिला। अंदर का कीड़ा उठक उठक छलांगे लगा रहा था। जान तो जाती है पर सुकून मिलता है ये सोच कर कि इस मुकाम पर सिर्फ ज़ीनू आ सकती है। वो इसके सीने के पास झुककर उसकी खुशबू इन्हेल करती। जब इसी मदहोश और सरशार कैफियत में वापस उठी तो ज़ीनिश ने उजान की खुली आंखें देखे, चीख मुंह पर हाथ रखते रोकी और इससे पहले वो उठकर भागती। उजान ने ना सिर्फ इसे बाजू से पकड़े दबोचा बल्कि खुद पर गिराया और लम्हा सिर्फ करते बाजू उसकी गिद्ध मजबूती और शिद्दत से हायल किए। दोनों के चेहरे जुम्बिश पर टकरा जाते, ऐसी फितना हिज नज़दीकी हायल थी। अब आप जाग रहे थे। ज़ीनू को लगा अगर इसने हाँ कही तो ये सादी सांस आखिरी होगी। सो जाता तो तुम्हारी इतनी जानलेवा सरगोशियाँ कैसे सुनता। ज़िनिश, क्या ये सब तुमने वाकई मेरे लिए कहा? तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। अजान की आंखों का जुनून, उसका पल पल ज़िनिश के मुलायम और नर्म वजूद को अपनी ओर जकड़ना, ज़ीनू की जान लबों पर लाया। उसके पूरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ी। नहीं तो मैंने तो दिल में कहा था। आपको गलत मलत सुनाई दिया होगा। मैं बस ये कह रही थी, अब सोते में मासूम लग रहे हैं। सच्ची, इसके अलावा कुछ नहीं कहा। अजान प्लीज़ मुझे जाने दें। मैंने कुछ नहीं कहा, वो सब मैंने नहीं कहा, मुझ पर यकीन करें। पूरी जिस तरह वो कांप कर डरते डरते बोली। उजान कभी हैरत में उतरता, कभी सदमे पर नशा था कि सर पर पैरों समेत सवार था। उसके नरम गरम लम्स, तादेर महसूस करने की तलब, इसमें मदहोश होने की जुस्तजू। ज़िंदगी में पहली बार वो खुद को बेबस महसूस कर रहा था। झूठ बोल कर क्या मिलेगा? क्यों नहीं कहती मोहब्बत करती हो? कहो प्लीज़, मैं सुनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे तरसाओगी? वो सब मेरी आंखों में देख कर कहो ज़ीनू। वो इस वक्त इसके एक जुमले के लिए जैसे तड़पा। ज़ीनू ने गहरे गहरे सांस लेते से देखे, नज़र फ़ौरन चुराई और चेहरा उसकी गर्दन में घुसेड़ा। ज़ीनिश के मुलायम थरथराते होंठों ने अज़ान की गर्दन को छूकर जिल्द के अंदर एक निशात उतारा। मैं बिल्कुल नहीं करती। अगर मुझे परेशान किया तो। वो रूहासी होती, इसे धमकाती। इससे पहले उजान ने इसे मैट्रेस पर मुंतकिल करते उसके दोनों हाथ जैसे इस पर हावी होते कैद किए। इससे आंखें मिला गया। ज़िनिश की आंखों से खौफ की नमी रुखसार पर उतरी। तुम ऐसे नहीं मानोगी। ओजान को खुद पर झुकते देखे वो फ़ौरन से गर्दन फेरे, दबा सा चीखी। ओजान, नहीं, छोड़ दे प्लीज़। मैं पक्का दोबारा दिल में भी ऐसा नहीं कहूँगी। जाने दे मुझे। वो उसके होंठों को अपनी रुखसार से मस होता महसूस करती, दबा दबा कमज़ोर सा मिनमिनाई, जिस पर ओजान ने ना सिर्फ उसके हाथों को आज़ादी दी बल्कि बिना कुछ कहे वो उसके साथ ही सीधा लेटा। मगर ज़ीनू ने चेहरा अपने सुर्ख हाथों में छुपाया। दिल में कह लेना इजाज़त है। ओज़ान की गर्दन घुमा कर दिए जवाब पर वो फौरी छुपे चेहरे पर रखी हथेलियों के बीच से उंगलियों को सरका कर जैसे से देख रही थी। ओज़ान हंस दिया। आप हंस रहे, मतलब गुस्सा नहीं है? ज़िनिश के लिए ये सदमे जैसा था। हूँ गुस्सा। तुम्हें मेरे छूने से खौफ आता है तो अब मैं अपनी हद में रहूँगा। तुम जाकर रूम में सो जाना, मैं यहीं एडजस्ट करूँगा। जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। ओज़ान ने फौरी करवट बदली जबकि वो ना सिर्फ उठ बैठी बल्कि हाथ बढ़ाकर अपनी हथेली उजान के बाजू से जोड़ी, फिर इस पर अपनी थोड़ी अटकाई। क्या है ज़ीनत, जाओ यहाँ से। कुछ कर बैठूंगा फिर मुझे मत कहना। उजान की दबी दबी गिड़गिड़ाहट में भी खुमारियत का नशा था। तभी वो मज़ीद उस पर हावी होती, उसके चेहरे से चेहरा जोड़े, आंखें मूंद गई। यहीं रहने दें अपने पास, इतना सारा पास। उसकी सरगोशी पर पलटा। वो आंखों में सच में नमी लिए हुए थी। बहुत पास लाना चाहता हूँ। उजान ने करवट ज़रा सीधी उसको खुद पर झुके पाकर अपने लब उसकी शरक से मस करते उसकी ठोड़ी चूमी। इतना पास काफ़ी नहीं है क्या? ज़ीनू की आवाज़ आंसुओं ने निकली तो वो गहरा सांस खींच गया। अब इतना सा पास काफ़ी नहीं रहा। उसके रुखसारों को चूमता इस लड़की के बायस जिस्म में उतरते सुकून में मदहोश था। उसकी कमर में हाथ जकड़ता अपनी तशनगी का जोर आवर नशा झटके से ज़ीनिश की सांसों में घुल गया। उसके लम्स में नरमी और सरूर था कि ज़ीनिश को सुकून मिलने लगा। लेकिन जब इसी लम्स में शिद्दत घुली तो वो झटके से गहरा सांस खींचती, इससे ना सिर्फ दूर हुई बल्कि उठ बैठी। ज़ीनिश, वो उसकी गर्दन की तरफ हाथ जकड़ता, इसे खुद को देखने पर मजबूर करता। उसकी गाल अपनी गाल उसकी गाल से रब किए। तब होश में आया जब ज़ीनिश की आंखों से बेख्तियार आंसू टपकते देखे। रो मत, कुछ नहीं कर रहा, प्लीज़ रो मत। देखो दूर हो गया। उसकी गाल पर रेंगते आंसू उंगलियों की पोरों से जज्ब किए वो उसकी रुखसार नरमी से चूमता दूर हुआ तो वह हिचकी से भरे आंसुओं को घोट गई। उजान दूसरी तरफ से उठा और हाथ बढ़ाकर जीनू को बेड से नीचे उतारा, जो यूँ रो रही थी जैसे किसी ने दिल निकाल लिया हो।
زینش آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا کیا ہو جاتا ہے، تکلیف دی، تمہیں معاف کر دو، جب تک تم اجازت نہیں دوگی میں دوبارہ تمہارے قریب بھی نہیں آؤں گا۔ وہ اسے رلانا نہیں سکون دینا چاہتا تھا، پر وہ تو نہ جانے کس کس دکھ پر رو پڑی تھی، اوپر سے اس شخص کی یہ باتیں۔ آپ کو زینو کی اجازت لینی پڑی، جس دن اللہ کرے وہ دن میرا آخری ہو، سمجھے آپ؟ بنا اسے نظر ملائے وہ کہہ کر روکی نہیں، جبکہ اذان کا دل چاہا اپنا سر واقعی کسی دیوار سے پیٹ لے۔ وہ رنگ بدلتا تھا، پر اللہ نے بیوی اور نصیب سکون نما یہ باولی بھی ایسی دی جس کے انکار اقرار اور اقرار انکار تھے۔ یہ لڑکی کیا چیز ہے، سکون دیتی ہے، پھر اجاڑتی ہے، پھر مظلوم بن کر دور چلی جاتی ہے۔ یا اللہ، اس لڑکی کو میرے حواسوں سے اتار دے، ورنہ میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ اوزان گہرے سانس بھرتا اپنا سینہ مسلتا اس وقت نہایت بے سکون تھا، جبکہ زینی صاحبہ مفت کا کمرے میں آ کر رونا شروع کیے ہوئے تھی۔ خدا ہی خیر کرتا اب۔ میشی کی واپسی پر پنار اور جواد نے اسے دل سے ویلکم بھی کیا، اور ڈنر لگنے تک وہ تینوں باتیں بھی کرتے رہے۔ میشی ان کو 2 دن کا احوال بتاتی کافی خوش تھی، اور جواد سیال اسی پر مطمئن تھے کہ علمان کی غیر موجودگی کے باوجود میشی نے خود کو بہت ہمت سے سنبھالا۔ ڈنر کے بیچ بھی عائشہ سیاست مہری میں مبتلا رہیں، جبکہ پنار اور جواد گاہے بگاہے میشی سے باتیں کرتے رہے۔ وہاں تو دیان اور پنار آپا کی رخصتی کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، کیا ہم بھی کل سے شروع کر دیں شاپنگ؟ میشی نے اپنے ہی دھیان میں رخصتی کا جب ذکر کیا تو جواد سیال اور پنار کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ ایزل مریم دن کو ہی جواد سیال کو فون کر کے رخصتی کا ذکر کر چکی تھی، اور وہ بھی تب سے عائشہ کو بتانے کے مناسب وقت ہی تلاش رہے تھے، اور جب یہ میشی کے منہ سے نکلا پھر تو عائشہ سیال کے تن بدن میں آگ لگی۔ کون سی رخصتی بی بی، یہ تمہارے گھر والے ہر کام ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کر کیوں کرتے ہیں؟ تمہیں ہمارے سر بھی اسی اجلت میں تھوپا، اور اب وہ اپنے کہے سے مکر کر پنار کی رخصتی کے پلان بھی ترتیب دے چکے ہیں۔ مطلب ہماری کوئی خوشی یا مرضی اہم ہے یا نہیں؟ عائشہ کا غم و غصہ ایک بار پھر پھٹا، جبکہ مشائم نے خوفزدہ ہوتے باری باری پنار اور جواد انکل کو دیکھا، جو خود اس کی طرح عائشہ سیال کے گن گرج رکھتے لہجے سے دبے دکھائی دیے۔ عائشہ، میں تمہیں بتانے ہی والا تھا، دراصل اگلے ہفتے ہی ایزل مریم نے رخصتی کی درخواست کی ہے، سو ان کی محبت کے آگے میں انکار نہ کر سکا۔ پنار بھی یہی چاہتی ہے، جبکہ نیک کام ہے، سو دیری کیا کرنی؟ جواد نے بھی نرمی سے قائل کرنا چاہا، پر وہ ٹیبل پر سپون پٹھے جیسے اٹھی، تینوں کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ آپ سب کو ہو کیا گیا ہے؟ ایزل مریم نہ ہو گئی کوئی پیر ہو گیا جس کا حکم ٹالنا گناہ ہے، اور تم اور سج سج کر جاؤ اس کے آگے حسن کی دکان بن کر؟ یہ کون سی روایت اور طور اتوار ہے؟ پہلے میرے بیٹے کی شادی ایسی ہوئی جیسے کسی کی میت اٹھتی ہے، اور اب پنار کی شادی بھی اتنی جلدی؟ کیا میں اپنے ارمان قبر میں لے جاؤں؟ تم سب کان کھول کر سن لو، رخصتی 1 سال سے پہلے نہیں ہوگی۔ اگر اس سے پہلے انصاری حویلی سے کوئی یہاں رخصتی کی مانگ لے کر آیا تو میں کسی رشتہ داری کا لحاظ نہیں کروں گی۔ عائشہ کے ذہن میں بجھی باتیں ان تینوں کا دل ایک سا کاٹ گئیں، جبکہ اپنی آئی جان کے لیے عائشہ آنٹی کی ایسی ٹون کم از کم میشی سے برداشت نہ ہوئی۔ عائشہ سیال تو اپنا حکم صادر کیے چلی گئیں، لیکن میشی کی آنکھ سے بہتے آنسو پنار اور جواد کو درد کی گہرائی میں ضرور لے اترے۔ پنار فوراً سے اٹھی اور کرسی سے اٹھ کر روتی کمرے میں جانے کو بھاگتی میشی کو پکڑ کر روکا۔ مت رو میشی، ممی کی طرف سے میں سوری کرتی جان۔ پنار کو اس وقت لالا کی ضمانت کے آنسوؤں نے تڑپایا، جبکہ جواد کی برداشت بھی اب عائشہ ختم کر چکی تھی۔ تبھی وہ بھی اٹھے اور بے بس سی نظر روتی میشی پر ڈالے عائشہ کے پیچھے لپکے، جبکہ پنار نے پکڑ کر میشی کو گلے لگایا اور آزردگی سے اس کی پشت تھپکی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی وہ ہم سب سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں؟ دیان بھائی کی زندگی کی خوشی ہیں آپ۔ پنار آپا پلیز اس مسئلے کو حل کروائیں۔ مشائم کا رونا، اس کے آنسو پنار کو بھی رنجیدہ کر گئے۔ بابا ٹھیک کریں گے اب ان کو، تم مت رو۔ کیپٹن کو اگر پتہ چلا ان کی میشی روئی ہے تو مجھ پر غصہ ہوں گے، تم ممی کی بات پر دھیان مت دیا کرو۔ پنار کے پیار سے بہلانے پر وہ بہلی، پر علمان کی یاد آتے ہی آنسوؤں میں شدت آئی، کیونکہ پورا دن علمان نے اسے نہ کال کی نہ میسج۔ پنار آپا، کیپٹن نے مجھے ابھی تک کوئی میسج یا کال نہیں کیا، مجھے ان کی بہت یاد آ رہی ہے۔ مشائم کی تکلیف پر وہ پھر سے اسے گلے لگا گئی۔ وہ بزی ہوں گے جان، کر لیں گے فری ہوتے ہی، آؤ ہم تو ڈنر کریں، سب ٹھیک ہوگا، پریشان مت ہو۔ اور تم جانتی نہیں ہو کہ اپنے دینوں کو کسی کی راہ میں پتھر اٹکائے تو وہ مجھے اٹھا کر لے جائے گا کڈنیپ کر کے۔ پنار کی آخری بات تھی ہی شرارتی کہ میشی بھی روتی روتی ہنس پڑی، اور دونوں واپس ڈنر کے لیے بیٹھی بھی، جبکہ جواد سیال نے کمرے میں جاتے ہی اس ہٹ درم عورت کی بازو دبوچتے جیسے لہرا کر روبرو کیا۔ عائشہ سیال کی آنکھوں میں ان کی شدید پکڑ پر نمی اتری۔ اتنی نفرت، اتنا غبار اور اتنی کڑواہٹ کہاں سے بھر گئی تمہارے اندر عائشہ؟ یہ میری عائشہ تو نہیں ہے، تم ایسی نہیں ہو، کیوں کر رہی ہو یہ سب مجھے بتاؤ، میں تمہاری تکلیف دور کروں گا، لیکن خدا کے لیے ہمارے بچوں کی خوشیوں کو پھیکا اور بے رنگ مت کرو۔ وہ عائشہ کے دیوانے تھے، کبھی اونچی آواز تک اختیار نہ کی، لیکن آج ان کا دل چاہا وہ عائشہ کو جھنجھوڑ کر چیخیں۔
میری تکلیف جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ کا عزل مریم کی ہر بات پر امین کہنا۔ آپ نے تو کہا تھا عائشہ ہے آپ کی محبت، تو کسی اور عورت کے لیے آپ اتنے سے بھی مہربان کیوں ہیں جواد؟ کیا وجہ ہے آج تک آپ کے دل میں عزل مریم کے لیے عقیدت ہے؟ جلن ہوتی ہے مجھے جب اپنے شوہر کے لہجے میں کسی اور عورت کے لیے خلوص دیکھتی ہوں۔ عائشہ کی اس درجہ تنگ سوچ پر جواد افسوس سے اسے دیکھنے لگے جو واقعی پاگل ہو چکی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ جواد سیال کا غصہ بڑھا تو عائشہ نے شاکی نظروں سے ان کو دیکھا۔ جب دائب نے خودکشی کی تب آپ نے ہان ساول سیال سے کیوں کہا تھا کہ آپ عزل مریم کو سہارا دینے کے خواہش مند ہیں؟ اگر وہ مان جاتی آپ تو اسے مجھ پر اپنی محبوب بیوی پر سوتن بھی لے آتے۔ اب یہ مت کہیے گا، ایسا کچھ نہیں۔ میں نے اپنے کانوں سے 14 سال پہلے یہ بات سنی تھی، تب سے اپنے دل میں دبائی کہ ہو سکتا ہے آپ کا ان کے لیے ہمدردانہ رویہ ہو، لیکن عزل مریم کا جب ذکر ہوتا ہے آپ کے طور اطوال بدل جاتے۔ کیوں جواد؟ اسی لیے میشی سے نفرت کم نہیں ہو رہی، ان لوگوں سے وحشت ہو رہی۔ عائشہ کی یہ سب باتیں جواد کا دل کپ کپا گئیں۔ یہ عورت 14 سال سے اپنے اندر یہ جلن دبائے بیٹھی تھی جو اب اگل رہی تھی۔ یا میرے اللہ عائشہ، یہ تم واقعی نہیں ہو؟ میری عائشہ تو مجھ پر بند آنکھ یقین رکھتی تھی۔ ہاں، میں نے بابا سے کہا تھا دائب سے دشمنی اپنی جگہ پر، اس کی بیوی اور بچے معصوم تھے، سوچا تھا یہ یتیم بچوں کا سہارا بنوں گا۔ عزل مریم ہمیشہ سے ایک باعزت اور خوبصورت اخلاق کی مالک رہیں، ان کی بڑی جوانی میں بیوقی سے مجھے دکھ ہوتا تھا، لیکن وہ عورت دائب انصاری کے ساتھ سانس لیتی تھی، اگر وہ چاہتی تو دوسرا عقد کر سکتی تھی، لیکن اس نے دائب انصاری کے بعد ہر خوشی خود پر حرام کی۔ میں پھر پیچھے ہٹ گیا کیونکہ مجھے بھی لگا جیسے وہ اکیلی نہیں ہوئی بلکہ دائب کی موت کے بعد اور مضبوط ہو گئی۔ پھر ان کا جوان بیٹا بھی تو تھا، اور تم نے وہ آدھی ادھوری بات سن کر کئی سالوں سے دل کو جلن میں سلگایا۔ افسوس صد افسوس، تبھی تم یہ صفاقی ڈھا رہی ہو سب پر۔ خدا کے لیے عائشہ، میری پہلی اور آخری چاہت تم ہو اور تم رہو گی۔ عزل مریم کو صرف اپنا سہارا دینے کی ایک کوشش کی تھی، تم نے مجھے بہت مایوس کیا۔ وہ یہ سب کہہ کر اتنی سکت نہ رکھتے تھے کہ اس عورت کا کوئی جواب سنتے اور اسے راہ کی دیوار بنا دیکھے، بے دردی سے ہٹائے، دل برداشتہ سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئے، جبکہ عائشہ بھی آنسو بہاتی وہی میٹرس پر ڈہ جاتے بیٹھی۔ ملال کسی نوکیلے کانٹے کی طرح رگیں چاٹنے لگا، جبکہ وہیں پنار نے میشی کی ساری اداسی دور کی، اور پھر میشی کمرے میں آئی، فون پر ابھی علمان کی کوئی کال میسج نہ دیکھ کر آنکھوں کے کنارے نمی سے بھرے۔ مجھے بھول گئے نا آپ؟ پورا دن اپنی آواز کو ترسایا۔ علمان، مجھے آپ کو حق کرنا ہے، آئی نیڈ یو۔ روتی ہوئی وہ وہی میٹرس پر لیٹی، ہاتھ کی ملائم پوریں حالی ویران موبائل کی اسکرین کو چھو رہی تھی، اور تبھی سے دھندلائی آنکھوں کے بیچ سے علمان کی ویڈیو کال آتی دکھائی دی۔ وہ لوگ کچھ دیر کھانے کے لیے پڑاؤ ڈال کر رکے تھے کیونکہ آج ہی بابا سرکار کا خاتمہ کرنا تھا، جبکہ وہ ہوتی سے بہت مس کر رہا تھا۔ تبھی اپنے لوگوں سے ذرا دور آئے، اس نے سگنل ملتے ہی کال کی۔ میشی نے اپنی نم آنکھیں رگڑی اور فوری کال پک کی۔ علمان، فون اسکرین پر میشی کی روتی صورت ابھرتے ہی علمان کے چہرے پر تاریکی چھائی، وہ اسے دیکھتے ہی جیسے پھوٹ پھوٹ کر روئی، دل ہراش تھا۔ میری جان، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ علمان کی تکلیف و پریشانی سے پوچھنے پر وہ اور برا روئی۔ میرے پاس آ جائیں علمان، مجھ سے نہیں رہا جا رہا، آئی مس یو، درد ہو رہا دل میں، حلق میں، مجھے نہیں رہنا وہاں جہاں آپ نہیں۔ اس کی ان سسکیوں پر وہ بھی قلب زدہ ہوا، کیا بتاتا کہ شاید وہ اسے آخری بار دیکھ رہی ہو، کیونکہ جس سفر پر وہ گامزد تھا وہاں چپے چپے پر موت تھی۔ میں آپ کی ممی کی نفرت کبھی کم نہیں کر سکوں گی، پہاڑ جتنی ہے وہ، مجھ سے نہیں ہوگا، آپ نہیں آ سکتے نا میرے پاس، پھر مجھے نہیں جینا، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ نو۔ وہ اسے روتے دیکھ رہا تھا پر کیا کہے، سمجھ بوجھ مفلوج تھی۔ اس لڑکی کا دم گھٹنا، سسکیاں، علمان کو اپنا حلق بھی پھندے میں دبا محسوس ہوا۔ میشی، تم تکلیف دے رہی ہو، ایسے مت کرو، میں اس مشن کے بعد پورے ویک کے لیے تمہارے پاس آؤں گا، آئی پرومس، لیکن میرے سامنے دوبارہ یوں مت رونا۔ اس کی تسلی پر ذرا دیر رونا تو روک گئی، پر کیا بتاتی، ایک لمحہ بھی صدی جیسا ہے۔ نو، مجھے آپ کے گنے چنے دن نہیں چاہیے، مجھے آپ کا ہر دن چاہیے۔ میں کیسے کسے کہوں، مجھے علمان چاہیے، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر کیپٹن، میری سانسیں آپ میں اٹکی ہیں۔ وہ بول رہی تھی پر اس سے نہ رویا جا رہا تھا نہ بولا۔ شائم، ریلیکس، مجھے بھی رلاؤ گی کیا؟ وہ اس کی قلب زدہ سرگوشی پر جب اسے دیکھ پائی تو علمان کی آنکھوں میں جمع سرخی پر فوری اپنے آنسو پونجے، سسکیاں ضبط سے گھونٹ لیں۔ میں سب کو کہوں گی کوئی فوجی سے شادی نہ کرے، بہت رلاتے ہیں، اپنی عادت ڈال کر دور جا کر، گندے فوجی۔ اس وقت وہ پاس ہوتی تو وہ اسے گلے لگاتا۔ وہ اپنے دکھ پر جیسے کوفت زدہ ہوئی۔ علمان مسکرایا اور فون کی اسکرین جیسے ہونٹوں سے چومی، اس پر مشائم کی آنکھیں پھر سے بھر آئیں۔ تم میری زندگی کی سب سے بڑی راحت ہو مشائم، ایسے کمزور پڑو گی تو میں بھی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤں گا، میں تمہارے پاس ہوں، فیل کرو، میری جان ہو تم، میرے دل کی رونق۔ اب مت رونا، میں بہت جلدی آ جاؤں گا، مجھ پر یقین ہے نا؟ وہ اس کی کسی بات پر یقین نہ کر پائی تو پھر سے بے قابو ہوتے آنسوؤں کو آنکھیں دباتے رگڑا۔ مجھے ذرا اندازہ نہیں تھا اس وش کے پورا ہونے کے بعد میں اتنا روں گی،
मेरे पास जल्दी आ जाएं अरमान, वरना आपको मिस करते करते मर जाऊंगी। मिशाइम ने डुबडुबाई आंखों से इसे तकते हसरत से कहा, जबकि अरमान ने चेहरा लहजा बैर फेरा। वो सर्द हवा के झोंकों में खड़ा था, उसके बाल मुसलसल हवा से बिखर रहे थे। अरमान, उसकी पुकार पर अरमान ने जब इसे देखा तो उसकी आंखों में नमी थी। आई एम सॉरी, वो उसको रुलाकर पशेमानी से सिसकी। सच में रो पड़ूंगा अगर अब तुमने मरने की बात की। वो उसकी धमकी पर सारे आंसू फौरी हलक में उतार गई, जैसे अरमान का एक आंसू टपकने से पहले जान दे देगी। पक्का मिशी नहीं रोएगी, बट आई मिस यू इतना सारा पहाड़ जितना। वो उसकी मासूमाना मिसाल पर कर्ब से मुस्कुराया, लेकिन इस बार मिशी ने अपने फ़ोन पर नजर आते अरमान को प्यार दिया। आई मिस यू सो, आई मिस यू टू स्वीट हार्ट। जल्दी आऊँगा, चलो अब सो जाना आराम से। आई लव यू सो मच। यूँ उदास होकर मेरी जान दोबारा मत निकालना मिशाइम। शब खैर। वैसे तो मुतमईन किए बहला गया, पर जब कॉल ऑफ की तो उसकी आंख से एक आंसू बहकर रुखसार पर रिंगा। गहरा सांस से सर्द फिजा के सुपुर्द करते हुए अरमान का सीना जकड़ा हुआ था। ये लड़की मेरी जान लेकर रहेगी। गहरे गहरे सांस भरे वो खुद को कंपोज करता वापस अपने लोगों की तरफ बढ़ा, क्योंकि रवानगी का वक्त आ चुका था। अरमान और उसकी टीम अपना रुका सफ़र शुरू किए बाबा सरकार के इलाके में दाखिल हो चुके थे। गहरी सर्द रात और इलाके में घुसने की देर थी कि अंधाधुंध फायरिंग का एक बार फिर सामना हुआ। मुझे वो कैप्टन जिंदा चाहिए, उसका गुरूर तोड़ने का मज़ा ही अलग होगा। भून डालो सबको, सिर्फ कैप्टन बचना चाहिए। अगर तुम लोग इसे लाने में नाकाम हुए तो अपने बीवी बच्चों की बरतनाक मौत देखने को तैयार रहना। कंधे पर बम्बार गन लटकाए वो वहशी आदमी हल्के बल दाड़ा और उसके आदमी बिखरे हुए गोलियां चलाते आगे को बढ़े। असद ने जख्मी होने के बावजूद अपने लोगों की कमांड संभाली, जबकि अरमान ने तब अपनी गन रोकी जब उसके करीब दस्ती बम फटने से उसके दो सिपाही मौके पर शहीद हुए। लम्हा भर उसकी आंखों के आगे धुंधलाहट छाई। वो लोग आगे बढ़ते रहे। बाबा सरकार के लोग उनकी सोच से ज़्यादा थे, जबकि इस गन गर्ज के अख्ताम तक ना सिर्फ इनके काफ़ी लोग मारे गए, बल्कि अरमान, असद और इस 4 अदद साथियों को इन वहशी लोगों ने चारों तरफ से घेरा। अरमान ने अपनी गन ठीक इस नज आदमी पर तानी जो हाथ में तस्बीह पकड़े अपने 6 अदद साथियों के हमरा अपने डेरे के दाखिली दरवाजे में खड़ा अरमान सियाल को देखे नज मुस्कुराया। बहादुरी अच्छी चीज़ है जवान, लेकिन किस्मत से जीतना मुश्किल है। तेरी मौत मेरे ही इन मुबारक हाथों में लिखी है। बाबा सरकार के डेरे खुश आमदीद। फेंक दे गन, क्योंकि तेरे एक साथी के बदले मेरे 4 होनहार लोग हैं। डील पुरअमन होगी। जुबान देता हूँ तेरे मजीद किसी आदमी की जान नहीं जाएगी। अरमान ने इस मनहूस शख्स को देखते इर्द निगाह दौड़ाई। हर तरफ से वो लोग फंस चुके थे। फिर अरमान सियाल के जो लोग जख्मी थे या शहीद थे उन्हें भी रेस्क्यू देना अहम था। एक शर्त पर, पहले मेरे लोगों को जाने दे। अरमान ने बाबा सरकार की तरफ देखते जो कहा। असद की आंखों में अजियत उतरी। अरमान सियाल की आंखों में उतरे गुस्से ने शिद्दत पकड़ी। पारा चढ़ गया, लेकिन वो फैसला बर वक्त सोचे ले बैठा। नहीं कैप्टन, हम आपको अकेला इनके पास नहीं छोड़ कर जाएंगे। असद की तड़पती पुकार पर अरमान ने गर्दन मोड़े से कोई इशारा किया, जिस ने असद को ना सिर्फ शांत किया बल्कि वो सर हिला गया, जबकि बाबा सरकार की आंखों से टपकती गलाजत किसी खैर की निशानी ना थी। ठीक है, शर्त मंजूर है, तुम्हारे लोग जा सकते हैं, अपनी गन बैग फ़ोन भी। बाबा सरकार ने गर्दन अकड़ाए शर्त बताई, जिस पर अरमान ने अपनी गन और फ़ोन पलट कर असद के हाथ में थमाया, जिस पर बाबा सरकार की रगों में उसकी इस दर्जा हड हरामी पर लहू टपका। तुम लोग इस लायक भी नहीं हो कि मेरी किसी शय को छू सको। जाओ असद, जख्मियों को रेस्क्यू करो। इसकी डील मुझे सुननी पड़ेगी। अरमान ने इस नर्स आदमी को तकते कराहत से लहजे में सुलगते अपनी टीम को स्पाट चेहरे के संग हुक्म सादर किया, जिस पर असद झटके से पलटा और बाकी लोग तेज़ी से चारों नाचार कैप्टन के हुक्म की तामील में पिछली सिम दौड़े, जबकि शाहगुल ने दो तनतनाते तवाना लोग लपक कर अरमान की तरफ बढ़े। उसकी आंखें जलने लगी। इन सब खबीसों को देखकर इनमें रेत चुभने लगी। अक्लमंदाना फ़ैसला किया है तूने। ले चलो भाई इस जोशीले कैप्टन को हमारे मेहमान खाने। अच्छी सी ज़ियाफ़त करो, हम तुमसे कल मिलेंगे। वो आदमी अभी से अपनी जीत के लिए मसरूर था, जो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल बनने वाली थी। मेरा फ़ैसला तो अक्लमंदाना है, लेकिन तूने अपनी मौत की खुद दावत की है शाहगुल। तू मेरे हाथों ऐसी मौत मरेगा कि मौत भी लर्ज़ उठेगी। तुझे अभी पता नहीं तूने किसे अपने गुफा में आने की इजाज़त दी, जो तुझ समेत तेरा ये पूरा इलाका बंजर कर देगा। बाबा सरकार की शक्ल कराहत से तकते उसके हुक्म सुनते आदमियों से अपनी बाजू झटके से नागवारियत से छुड़वाता। वो अपने अंदर का जहर गुबार दिक्कत से दिल में समेटे खुद अंदरूनी तरफ बढ़ा, जबकि उसकी अकड़ी गर्दन देखकर इस शाहगुल नामी आदमी ने गर्दन जलते सुलगते घुमाई और अरमान सियाल की चौड़ी पूंछ टटोली। इससे काम निकलवा कर इसे मार देंगे, क्योंकि अगर ये ऐसा जोशीला कैप्टन जिंदा रहा तो हमें आगे भी मुश्किल वक्त देगा। जाओ, इस पर कड़ी नज़र रखना। शाहगुल ने नफरत के संग अपने लोगों को ताकीद की और ख़ुद भी हकारत से किसी गैर मरई नुक्ते पर नज़र जमा गया। जी जनाब, 46 एपिसोड हो चुकी है। बाईस ऐसा कहानी सिमटने की तरफ जा रही है, क्योंकि आई थिंक 60 तक एपिसोड होंगी। ज़्यादा लंबा नहीं है नावल।
تو اب آہستہ آہستہ ایکشن کا وقت آ چکا ہے، کہانی میں آئیں گے کچھ نئے ٹویسٹ اور کچھ خطرناک موڑ۔ تو اچھی رومانٹک ذرا ہم تھوڑی کم کریں گے اب۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تہذیب اور بہار کی اسپیشل ہوگی، اور اسی طرح ناول میں بہت سارا ایکشن، بہت سارا تھرل اور بہت ساری شاکنگ چیزیں ایڈ ہونے والی ہیں، بہت سارے راز کھلیں گے، تو بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہونے والی ہے آگے سے کہانی۔ بالکل بھی آپ کو بور نہیں کرے گی، اور زیادہ اس کو طول بھی نہیں دوں گی، فوراً اس کو جیسے ہی کہانی ختم ہو جائے گی اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے ہم، اور ایک نئی کہانی کے ساتھ آئیں گے، کیونکہ میں نے ابھی سے ہی ایک دماغ میں کہانی سوچ بھی لی ہے۔ چلیں جی، تو پھر بتائیے گا کیسی لگی آپ کو، 47 کس میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔